हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। क्लाइमेटोलॉजी सीरीज़ में ये आज क्लास 2 है। क्लास 1 में हमने टॉपिक्स के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था कि कैसे हमको क्लाइमेटोलॉजी पढ़नी है, और इसके साथ साथ हमने जो 11 यूनिट्स थी उनको विस्तार में बताया कि किस तरह से हमको आगे प्रोसीड करना है। आज से हम यहाँ पर यूनिट 1 कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, और उसमें भी आज हम बेसिक इंफॉर्मेशन करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 में हमने टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। क्लास नंबर 2 में आज हम पढ़ेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्लाइमेटोलॉजी पर जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्लाइमेट क्या है, ठीक है, क्योंकि हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो सीधी सी बात है, क्लाइमेट के बारे में तो पता ही होना चाहिए कि हम क्लाइमेटोलॉजी में क्या क्या पढ़ते हैं। ये चीज़ें तो हमने बता दी है टॉपिक वाइज, लेकिन क्लाइमेट होता क्या है, और क्लाइमेट के साथ एक टर्म और है वेदर। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, और सीज़न क्या है, इन तीनों में डिफरेंस अगर पूछा जाए तो स्टूडेंट्स थोड़ा हेजिटेट हो जाते हैं, चाहे ग्रेजुएशन के हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के हो। अगर इनकी एग्जैक्ट डिफाइन आपसे पूछ ली जाती है तो सिंपली अगर वेदर की बात करें तो वेदर क्या है, ठीक है। वेदर जिसको हिंदी में क्या है, मौसम बोला जाता है, ठीक है। सीजन को क्या है, ऋतु बोला जाता है। एंड क्लाइमेट को क्या बोला जाता है, जलवायु बोला जाता है, ठीक है। इनको हिंदी में भी आप ध्यान रखना है। वेदर की बात करें तो डेली जो फिनोमिना होते हैं, चाहे टेम्परेचर में चेंज हो, प्रेशर में चेंज हो, विंड की डायरेक्शन चेंज हो, विंड में जो बदलाव आ रहे हो, कभी मौसम साफ होता है, कभी क्या है बादल छा जाते हैं, मॉइस्चर हो, प्रेसिपिटेशन बारिश हो गई हो, या कहीं पर धुंध हो, ठीक है, विजिबिलिटी को लेकर किसी भी प्लेस पर ये चीज़ें हो रही हैं एक दिन के अंदर या किसी टाइम के अंदर, उसको वेदर बोला जाता है। सिंपल डिफाइन देखें, वेदर रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ द एटमॉस्फेरिक कंडीशन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, मॉइस्चर, क्लाउडीनेस, प्रेसिपिटेशन एंड विजिबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस एट एनी गिवन टाइम, ठीक है। किसी एक स्थान पर किसी एक समय में ये सारे जो फिनोमिना हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं, इनके सम टोटल को ही क्या बोला जाता है, वेदर। वेदर क्या है, वेदर डिनोट्स शॉर्ट टर्म वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एक दिन में जो भी फिनोमिना हो रहे हैं उसको क्या है, वेदर बोला जाता है। अगर वहीं बात करें 3 से 4 महीने की, अगर ये फिनोमिना को एग्रीगेट कर 3-4 महीने का पूरा डेटा निकाला तो इस पूरे फिनोमिना को एटमॉस्फेरिक कंडीशंस अगर 3-4 महीने की देखी जाए तो उसको सीजन, ऋतु बोला जाता है। जैसे समर सीजन है, ठीक है, इसमें क्या है, गर्मी होती है, या विंटर सीजन है, इसमें क्या है, सर्दी देखने को मिलती है। रेनी सीजन है, इसमें बरसात देखने को मिलती है। तो ये क्या है, ऋतुएं बोली जाती हैं, सीजन्स बोले जाते हैं। वही बात करें क्लाइमेट की, वेदर समझ आया कि मौसम क्या होता है, ठीक है। डे टू डे फिनोमिना जो होता है, यहाँ पर एक दिन में जो भी फिनोमिना होता है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, चाहे वो टेम्परेचर से रिलेटेड हो, कभी धूप ज़्यादा, कभी कम, कभी प्रेशर, कभी विंड, ठीक है, मॉइस्चर, ये सारे जितने भी वेदर फिनोमिना हैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर किसी एक गिवन टाइम में, उसको वेदर। क्लाइमेट क्या है, एग्रीगेट है। क्लाइमेट इज डिफाइंड एज एग्रीगेट वेदर कंडीशंस ऑफ एनी रीजन इन लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव, ठीक है। ये क्या है, लॉन्ग टर्म फिनोमिना है, ये क्या था, शॉर्ट टर्म फिनोमिना था। क्लाइमेट इज अ समरी ऑफ वेदर कंडीशंस ऑफ 32 ईयर्स, ठीक है। क्लाइमेट अगर देखा जाता है तो 32 ईयर्स का डेटा इसमें लेते हैं, ठीक है। तो समझ आया, ये लॉन्ग टर्म फिनोमिना है, शॉर्ट टर्म फिनोमिना है, 3 से 4 महीने का है। तो क्लाइमेट, वेदर और सीजन में ये डिफरेंस होता है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो आगे देखते हैं, वेदर एंड क्लाइमेट चेंज कौन कौन से फैक्टर कंट्रोल करते हैं। द फैक्टर्स कंट्रोलिंग द वेरिएशंस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर और क्लाइमेट को कौन कौन से एलिमेंट्स, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं, यहाँ पर हमने लिखे गए हैं।
कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है। लैटिट्यूड्स है, ठीक है, लैटिट्यूड्स, अक्षांश। अब देखिए अक्षांश आपने देखा है, ठीक है, पढ़ा भी होगा। ये जैसे 0 डिग्री है, 0 डिग्री जिसको इक्वेटर बोला जाता है, विषुवत रेखा बोला जाता है। फिर ये 23.5 डिग्री है, ठीक है, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। इसको क्या बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इसके बाद फिर आप 66.5 पर जाते हो, 66.5 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। आर्कटिक सर्कल, इसको अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। 66.5 डिग्री साउथ को, इधर साउथ नॉर्थ पोल है, ये इधर क्या है, सॉरी ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। अब आपसे पूछें, ठीक है, अगर यहाँ का क्लाइमेट देखोगे आप और यहाँ का क्लाइमेट देखोगे तो ज़मीन आसमान का अंतर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर इस एरिया में क्या है, गर्मी ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ सूरज की किरणें, सन की रेज सीधा पड़ती हैं, यहाँ पर सिलेंट पड़ती हैं, ठीक है। यहाँ अगर ये सन है, यहाँ सिलेंटली कर पड़ती हैं, यहाँ डायरेक्ट पड़ती हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, सर्दी ज़्यादा होती है, यहाँ गर्मी ज़्यादा होती है। ऐसे ही एल्टीट्यूड पर आप प्लेन एरिया में रह रही हो और आप फिर माउंटेन पर चले जाओ, माउंटेन पर आपको क्या है, सर्दी देखने को मिलेगी। आपको हमने प्रीवियस क्लास में बताया था नॉर्मल लैप्स रेट के बारे में, ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट। अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगा, इसीलिए माइनस लगाया है। तो अगर सी लेवल से ऊपर देखोगे तो टेम्परेचर घटता जाता है। तो ये एल्टीट्यूड का फर्क पड़ता है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड सी, ठीक है, कहीं पर सी ज़्यादा है, कहीं पर लैंड ज़्यादा है, तो ये भी प्रभावित करता है। ओशियन करंट वार्म करंट है या कोल्ड करंट है, ठीक है, ये भी फर्क डालती हैं। एयर प्रेशर और विंड्स, इनका भी प्रभाव देखने को मिलता है। कोल्ड विंड है या वार्म विंड है, ठीक है, ये जब विंड पढ़ेंगे तब बताएंगे, ठीक है, किस तरह की विंड्स चलती हैं। माउंटेन बैरियर, कहीं माउंटेन हवा को रोक लेता है, ठीक है, माउंटेन होते हैं, कहीं बारिश पड़ती है, तो ये भी प्रभावित करता है। और नेचर ऑफ ग्राउंड सरफेस, ठीक है, ये सारे फैक्टर्स क्या है, अफेक्ट करते हैं वेदर और क्लाइमेट को। The factors controlling the variation of the elements of weather and climate from one place to the other place and from one season to the other season are called controls of weather and climate, ठीक है, समझ आया। पहले हमने बेसिक इंफॉर्मेशन में वेदर और क्लाइमेट और सीजन में डिफरेंस देखा। देन इसके बाद हमने देखा कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं वेदर और क्लाइमेट को। अब देखते हैं टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल टेम्परेचर की बात करें, ठीक है, इसको बोलते हैं तापमान, हिंदी में अगर देखा जाए तो तापमान। और हीट को क्या बोलते हैं, ऊष्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऊष्मा। अब दोनों में अंतर क्या होता है, तापमान और ऊष्मा में। कभी कभी लोग इनको सिमिलर ही समझ लेते हैं, हीट और टेम्परेचर को, लेकिन ये अलग अलग होते हैं। आगे आपको कोई दिक्कत ना है, इसलिए हम यहाँ पर बेसिक बातें पहले ही बता दे रहे हैं। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर बेसिकली डिनोट्स द इंटेंसिटी ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी सबस्टेंस। कोई एक वस्तु है, ठीक है, कोई एक वस्तु है, इसकी इंटेंसिटी हॉटनेस और कोल्डनेस की, इसी को क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक बाउल है, इसमें क्या है, दूध भरा हुआ है, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर देखना है। वैसे तो आप उंगली डालकर देख लोगे कि ठंडा है तो सेंसिबल हीट जो है नहीं होगी, अगर गर्म है तो आप छू ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो इसी से पता लग जाता है किसी भी वस्तु की हॉटनेस और कोल्डनेस की इंटेंसिटी को ही टेम्परेचर बोला जाता है, ठीक है। टेम्परेचर जैसे एग्जांपल 30 डिग्री सेल्सियस, 12 डिग्री सेल्सियस, -0 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर किस में नापा जाता है, 3 यूनिट होती है, डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन और डिग्री फ़ारेनहाइट, तीनों में नापा जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जनरल जो यूनिट है मापने के टेम्परेचर को, वो सेल्सियस में मापते हैं। हालांकि केल्विन और फ़ारेनहाइट में भी ये मापा जाता है, ठीक है। टेम्परेचर समझ आया। हीट क्या है,
हीट एक तरह की एनर्जी है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी का प्रकार है। हीट डिनोट्स द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस है इसके अंदर कितनी एनर्जी है उसी को हीट बोला जाता है, ठीक है, कितनी एनर्जी है उसको क्या है, हीट बोला जाता है। ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर इज अकम्प्लिश्ड थ्रू, ठीक है, अगर हीट ट्रांसफर करनी है एक जगह से दूसरी जगह कैसे कैसे होती है, कंडक्शन के थ्रू, कन्वक्शन के थ्रू, रेडिएशन के थ्रू, एडवेक्शन भी होता है, ठीक है, एडवेक्शन भी हम पढ़ेंगे। एक एक कर कर इनको आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे कि कन्वेक्शन क्या है, कंडक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है, एडवेक्शन क्या है, हीट कैसे ट्रांसफर होती है, तो ये उसके थ्रू बताया कि हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफर होती है, तो उसी के ये प्रकार बताए। दो तरह की हीट होती है, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट मान लीजिए जैसे हमने यही उदाहरण दिया था, भगोने में दूध है, आप टच करोगे गर्म लगेगा, तो ये क्या है, सेंसिबल हीट है। वो हीट जो दिखाई नहीं देती, ठीक है, छुपी हुई बोलते हैं इसको, एक तरह से लेटेंट हीट बोलते हैं। जैसे बारिश हो जाती है, बारिश होने के बाद थोड़ी गर्मी सी हो जाती है, तो वो क्या है, लेटेंट हीट में आता है, ठीक है। तो टेम्परेचर और हीट में आपको डिफरेंस यहाँ समझ आया होगा मोटा मोटा। कंडक्शन, अब देखिए हमने बताया था कि एक एक कर कर बताएंगे, कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, रेडिएशन क्या है, एडवेक्शन क्या है। कंडक्शन की बात करें सिंपली, द ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू द मॉलिक्यूल्स ऑफ मैटर इन एनी बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन। आपको सिंपल एक उदाहरण की हेल्प से समझाते हैं। यहाँ कोई बर्नर है, ठीक है, इसमें आग जली हुई है, यहाँ फ्राई पैन लगाया है, ठीक है, आग जली हुई है, इसके बाद इसमें पानी उबल रहा है, तो अब क्या हैंडल भी लोहे का है, ये सारा लोहे का है। अगर यहाँ हीट हुआ, इसके बाद मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं, तो हीट क्या है, इन आपस में ट्रांसफ़र होती जाएगी, ट्रांसफ़र होती जाएगी। ये जैसे लोहे का है, इसमें भी ट्रांसफ़र हुई, इसमें भी हुई, फिर ये क्या है, मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए, तो हीट ट्रांसफ़र होगी एक दूसरे से जुड़े हुए मॉलिक्यूल्स के थ्रू, तो उसको बोला जाता है क्या, कंडक्शन बोला जाता है, ठीक है। कंडक्शन समझ आया, जब हीट का ट्रांसफ़र होता है कैसे, मॉलिक्यूल्स के थ्रू किसी एक बॉडी में, उसको कंडक्शन बोला जाता है। फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट, ठीक है, ये बॉडी है कोई, इसके एक पार्ट से दूसरे पार्ट गर्म हो गया, तो इसी को कंडक्शन बोलते हैं। फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, ऐसा भी हो सकता है कि इससे कोई और जुड़ी हुई बॉडी हो, मान लीजिए इसके ऊपर कुछ और बॉडी रख दी हो, ढक्कन रख दिया हो, ठीक है, वो भी क्या है, गर्म हो जाएगा, तो ये भी क्या है, कंडक्शन में ही आएगा, ठीक है। कंडक्शन समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं हम, अब देखते हैं कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी थ्रू द मूवमेंट ऑफ अ मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। अभी तक हमने देखा था कि कोई बॉडी है, उसका एक पार्ट से दूसरे पार्ट हीट हो गया, मान लो ये भगोना था, ठीक है, इसका हैंडल भी गर्म हो गया, या फिर इस भगोने के ऊपर कुछ और वस्तु रखी, वो भी गर्म हो गई, तो ये सिंपली एक दूसरे से जुड़े हुए थे मॉलिक्यूल्स के थ्रू, तो इसको बोला गया था कंडक्शन। समझ आया। कन्वेक्शन में क्या होता है, यहाँ पर सीधा मूवमेंट होता है किसी भी मास का, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये पानी उबल रहा है, पानी उबल रहा है, ठीक है, यहाँ पर, तो ये पार्टिकल्स पहले क्या हैं, जो नीचे के पार्टिकल्स हैं वो गर्म होंगे, जल्दी गर्म हो जाते हैं, जो ऊपर के पार्टिकल्स हैं वो बाद में गर्म होते हैं। ये गर्म पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक्सपेंड करते हैं, ये क्या है, ऊपर की तरफ चलने लगते हैं, और जो ठंडे पार्टिकल्स है वो नीचे की तरफ चलते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि सारा गर्म होना है ना। जैसे दूध होता है, दूध कब बाहर निकलता है, जब सारे पार्टिकल्स, ये नीचे के पार्टिकल्स गर्म हो गए, ठीक है, फिर ऊपर के पार्टिकल्स नीचे आए, ये भी गर्म, जब पूरे पार्टिकल्स गर्म हो जाते हैं तब दूध बाहर की तरफ को निकलने लगता है, ठीक है, उससे पहले
नहीं निकलता है। तो इसमें क्या है, कन्वेक्शन में सिंपली होता है ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी थ्रू द मूवमेंट ऑफ अ मास ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड कन्वेक्शन। इसी को कन्वेक्शन बोलते हैं। ऐसे ही सेम लावा जब बाहर निकलता है तो इस तरह से ही कन्वेक्शन करंट जो होता है वो ऐसे ही बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, आगे चीज़ें आएंगी तो ये आपको तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे कन्वेक्शन समझ आया, कंडक्शन समझ आया। ये इफेक्टिव होता है फ्लूइड्स और गैसेस में। ठीक है, सॉलिड में नहीं होता। और जो कंडक्शन होता है ये किस में, सॉलिड में होता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, कंडक्शन सॉलिड में, कन्वेक्शन फ्लूइड और गैसेस में। ठीक है, इसको लिक्विड भी बोल सकते हो। ठीक है, फ्लूइड्स जो क्या है इसमें मिक्सर होता है एक तरह से लिक्विड और गैसेस का, और लिक्विड और गैस इन सारे मीडियम में ये प्रोसेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है रेडिएशन। अब इसमें देखिए अभी तक पार्टिकल्स, कहीं पर पार्टिकल्स का मूवमेंट, कहीं पर एक दूसरे से जुड़कर मॉलिक्यूल्स के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही थी। इसमें कैसे ट्रांसफर होगी, ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट द एड ऑफ मटेरियल मीडियम। इसमें कोई मीडियम नहीं होता, ना सॉलिड ना लिक्विड ना गैस। इसी को क्या है, रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक्सरे हुआ, ये कैसे हुआ, क्या टच किया। ठीक है, एक्सरे जो होता है वो रेडिएशन के थ्रू होता है, या अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं। ठीक है, ये क्या है, रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट। ठीक है, जैसे ये है यहाँ पर आग लगी हुई है, यहाँ छड़ी लगाई तो ये गर्म हो गई, कंडक्शन। ठीक है, ये यहाँ पर ऊपर की तरफ आई आग। ठीक है, यहाँ मूवमेंट हुआ इसका खुद का, ये कन्वेक्शन हो गया। लेकिन इधर वाले हाथ जो तापे जा रहे हैं, यहाँ ना तो छड़ लगी, ना ही कुछ यहाँ ऊपर रखे, ना ही आग ऊपर आई। ठीक है, लेकिन फिर भी गर्माहट हो गई, तो ये किसके थ्रू, रेडिएशन के थ्रू होती है। ठीक है, समझ आया तीनों, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये आगे काम आएंगे। एक होता है एडवेक्शन। इसमें क्या है, द ट्रांसफर ऑफ हीट और मैटर बाय द फ्लो ऑफ अ लिक्विड स्पेशली हॉरिजॉन्टली इन द एटमॉस्फेयर और द सी। अभी हमने आपको कन्वेक्शन पढ़ाया था, ये इसमें क्या है, वर्टिकल हो रहा था मूवमेंट। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं वर्टिकल। कैसा बोलते हैं, वर्टिकल। लेकिन एडवेक्शन में क्या होता है, हॉरिजॉन्टली होता है। कैसा, हॉरिजॉन्टल होता है। जैसे एग्जांपल, ट्रांसफर ऑफ पोल्यूटेंट्स और सिल्ट इन अ रिवर बाय बल्क वाटर फ्रॉम डाउन स्ट्रीम। जैसे रिवर फ्लो कर रही है, ठीक है, इसमें पोल्यूटेंट्स या सिल्ट का ट्रांसफर होता है, तो ये कैसा होता है, हॉरिजॉन्टली होता है। ठीक है, आप समझाने के लिए, जैसे अभी हमने कन्वेक्शन पढ़ा था, वार्म कन्वेक्शन, ऊपर गया नीचे आया तो कोल्ड कन्वेक्शन। ठीक है, लेकिन एडवेक्शन में होता है, जैसे यहाँ गया वार्म कन्वेक्शन, इधर की तरफ गया, तो इसको, ये हॉरिजॉन्टली हुआ तो इसको वार्म एडवेक्शन बोलेंगे। फिर नीचे हॉरिजॉन्टली होगा तो कोल्ड एडवेक्शन बोलेंगे। ये होता है, सिंपल कुछ नहीं है। कन्वेक्शन वर्टिकली होता है एंड एडवेक्शन हॉरिजॉन्टली होता है। डिफरेंस बिटवीन कन्वेक्शन एंड एडवेक्शन, कन्वेक्शन में वर्टिकल हीटिंग होती है और एडवेक्शन में हॉरिजॉन्टल हीटिंग होती है। बस इतना याद रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अभी तक हमने चारों चीज़ें पढ़ी। ठीक है, कंडक्शन पढ़ा, कन्वेक्शन पढ़ा, रेडिएशन पढ़ा और एडवेक्शन पढ़ा। अब पढ़ते हीट के बारे में। दो तरह की हीट होती है, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट देखते हैं पहले। सेंसिबल हीट जो टच कर आप देख लेते हो, वो उसको सेंसिबल हीट बोलते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टचिंग, इसको सेंसिबल, जो छूकर महसूस कर बता सकते हो, वो होती है सेंसिबल हीट। लेटेंट हीट होती है, सिंपली लेटेंट हीट इज द हीट रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू चेंज फेस, मेल्ट, बॉयल, फ्रीज etc विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। देखिए, सेंसिबल हीट में क्या करते हैं, इसमें टेम्परेचर चेंज किया जाता है। जो सेंसिबल हीट होती है,
इसमें टेम्परेचर चेंज किया जाता है। जैसे स्टोव पर आप दूध रखोगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी तो वो गर्म होगा, तो ये होती है सेंसिबल हीट। लेटेंट हीट में टेम्परेचर चेंज नहीं किया जाता, ठीक है। हीट डेट चेंज द टेम्परेचर इज कॉल्ड सेंसिबल हीट। वो हीट जो क्या है टेम्परेचर को चेंज कर दे उसे सेंसिबल हीट बोलते हैं। लेकिन लेटेंट हीट में क्या है, फेज चेंज हो जाती है। जैसे कोई वस्तु थी, ठीक है, मान लीजिए सॉलिड मीडियम में थी, सॉलिड, अब वो क्या है, जैसे कपूर होता है, कपूर, कपूर देखा होगा, ठीक है। अब आपने उसे मुट्ठी में बीचा, मुट्ठी में दबा लिया, तो वो क्या है फिर मुट्ठी में पिघल जाएगा। या जैसे जादूगर गोली सी लेते हैं, एक फंसाते हैं उंगलियों में, ठीक है, वो सॉलिड होती है, फिर यूं फेंक देते हैं तो वो क्या है बिल्कुल चूरा चूरा हो जाती है एकदम। तो वो क्या है, फेज चेंज हो गई, ठीक है। वो हीट जो फेज को चेंज कर दे, ठीक है, बिना टेम्परेचर बढ़ाए, उसको लेटेंट हीट बोला जाता है। समझ आया, उदाहरण की हेल्प से हमने इसीलिए यहाँ पर बताया। हीट दैट चेंजेस द फेज इज लेटेंट हीट। सेंसिबल हीट, बस आप ये दो लाइन से याद रखना, हीट जो चेंज कर दे टेम्परेचर को सेंसिबल हीट, और हीट जो फेज को चेंज कर दे उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। समझ आ गया, ठीक है। अब लेटेंट हीट के भी टाइप्स देख लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है, लेटेंट हीट एसोसिएटेड विद मेल्टिंग अ सॉलिड और फ्रीजिंग अ लिक्विड, ठीक है। किसी सॉलिड को मेल्ट कर दे, ठीक है, या किसी लिक्विड को फ्रीज कर दे, उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। समझ आया, जैसे हमने बताया था ना फेज चेंज कर देंगे, तो यही है, ये सारी चीजें आ गई। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में एसोसिएटेड विद वेपराइजिंग अ लिक्विड, किसी लिक्विड को वेपराइज कर देना, और अ सॉलिड और कंडेंस अ वेपर, या किसी वेपर को कंडेंस कर देना, ठीक है। जैसे बारिश होती है ना, भापी तो इवोपरेट होकर जाती है ऊपर, इवोपरेशन हुआ, फिर ऊपर कंडेंस हो गया, कंडेंस, फिर बारिश पड़ती है, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन में। थर्ड वन है लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। लेटेंट हीट रिलीज्ड फ्रॉम द क्लाउड आफ्टर प्रेसिपिटेशन, बारिश के बाद जो हीट रिलीज होती है क्लाउड से, ठीक है, एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्ट टर्म एडिशनल हीट, ठीक है, जो बारिश के बाद थोड़े समय के लिए क्या कर देती है, गर्मी सी बढ़ा देती है एटमॉस्फेयर में, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर, किसकी वजह से होती है, जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होती है उसकी वजह से ये शॉर्ट टर्म के लिए हीट होती है। तीनों हीट समझ आई, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है। सेंसिबल हीट समझ आया, लेटेंट हीट समझ आया, लेटेंट हीट के तीनों टाइप्स देखे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब एडियाबैटिक हीटिंग और एडियाबैटिक कूलिंग देखते हैं, ठीक है। ये टर्म भी बार बार आपको सुनने को आगे मिलेंगे। एडियाबैटिक का मीनिंग होता है विदाउट चेंजिंग हीट, हीट को बिना चेंज किए, इसको बोलते हैं एडियाबैटिक। अब एडियाबैटिक हीटिंग क्या है, एडियाबैटिक कूलिंग क्या है। एडियाबैटिक हीटिंग अर्थ के एटमॉस्फेयर में कब होती है, जब एयर मास क्या है डिसेंड करती है, नीचे की तरफ आती है, ठीक है, उसको एडियाबैटिक हीटिंग बोलते हैं। जैसे अर्थ सरफेस है, लोअर एटमॉस्फेयर में गैसेस एक दूसरे के आसपास जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है, यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, यहाँ जैसा कि हम बताएंगे आगे भी जब कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, कि अर्थ के 29 किलोमीटर तक ही कितना परसेंट एटमॉस्फेयर जो गैसेस का होता है, वो 97% गैसेस 29 किलोमीटर तक ही पाई जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, एडियाबैटिक हीटिंग होती है लोअर एटमॉस्फेयर में, क्योंकि गैसेस या पार्टिकल्स पास पास होते हैं। और एडियाबैटिक कूलिंग कब होती है, द पर एटमॉस्फेयर लेस प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड। अब यहाँ तो खुली आज़ादी है, ऊपर से कोई प्रेशर लग नहीं रहा, ठीक है, पार्टिकल से दूर दूर हैं, तो यहाँ होगी एडियाबैटिक कूलिंग,
ठीक है। द अपर एटमोस्फेयर लेस प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपेंशन ऑफ एयर मास लीड्स टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट इन द ग्रेटर एरिया विच डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द एयर मास। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, ये एडियाबैटिक कूलिंग, नीचे प्रेशर पड़ रहा है ऊपर से भी, तो एडियाबैटिक हीटिंग हुई। स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि लोअर एटमॉस्फेयर में एडियाबैटिक कूलिंग देखने को मिलती है या अपर एटमॉस्फेयर में एडियाबैटिक हीटिंग, तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाती हैं। ठीक है, अगर ऐसे आए तो लोअर एटमॉस्फेयर में एडियाबैटिक हीटिंग देखने को मिलती है, सही है। अपर एटमॉस्फेयर में एडियाबैटिक कूलिंग देखने को मिलती है, तो ये भी सही है। इस तरह की स्टेटमेंट बनाकर दे देते हैं। बाकी जब ये चैप्टर खत्म होगा तो चैप्टर के लास्ट में हम आपको क्वेश्चंस भी कराएंगे कि प्रीवियस ईयर में यूजीसी नेट हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, पीजीटी हो, इनमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम लास्ट में कराएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। इनकमिंग रेडिएशन क्या है और आउटगोइंग रेडिएशन क्या है। इनकमिंग रेडिएशन, आउटगोइंग रेडिएशन। इनकमिंग रेडिएशन को क्या है, इंसोलेशन बोलते हैं, और आउटगोइंग रेडिएशन को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोला जाता है। जैसे सन है, सन रेज आई है, ठीक है, इसकी इंटेंसिटी क्या होती है, हाई इंटेंसिटी। शॉर्ट वेव रेडिएशन होती है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये शॉर्ट वेव रेडिएशन है, इसको बोला जाता है इंसोलेशन। और जब अर्थ से यहाँ सरफेस पर आई, टकराई, वापस जा रही है, ठीक है, या एटमॉस्फेयर से ही वापस हो गई, तो लॉन्ग वेव बोला जाता है। इनको लो इंटेंसिटी होती है, इनको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोला जाता है। ये बेसिक चीज़ें याद रखना, बाकी डिटेल में जब हीट बजट और इंसोलेशन वाला चैप्टर होगा वहाँ पर तो ये काफ़ी डिटेल में कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ हम बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। ठीक है, समझ आया, इनकमिंग रेडिएशन, आउटगोइंग रेडिएशन। ठीक है, तो क्लास 2 में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रैपिड रिवीजन कर लेते हैं जिससे चीज़ें समझ आए। स्टार्टिंग की हमने वेदर और क्लाइमेट से, दोनों में डिफरेंस देखा। क्या आप अभी बता सकते हो वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है, कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, रिवीजन भी हो जाएगा आपका। टेम्परेचर और हीट में क्या डिफरेंस है, ठीक है, ये बताया हमने कि हीट क्या है, सेंसिबल हीट क्या है, लेटेंट हीट क्या है। सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट के 3 टाइप बताए हैं। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। इसके बाद कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन बताया, एडवेक्शन, लेटेंट हीट डिटेल में बताया था। ठीक है, एडियाबैटिक हीटिंग और एडियाबैटिक कूलिंग ये आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, आपका रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, कोई अगर आप गलती भी करते हो तो हम उसको सुधारेंगे, आप परेशान मत होइए, बस आप लिख दीजिए, बैक कर मत देखिए क्लास को, जो आपने सीखा वही बता दीजिए, और इंसोलेशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में डिफरेंस बताया। तो आज की क्लास यही एंड करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर से। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।